हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज आपके लिए जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी लेकर चलूँगा। तो पहला चैप्टर जो है पहले चौथा यूनिट का जो फोर्थ यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन का पहला चैप्टर है। इसमें अपन 4 चैप्टर को देखने वाले हैं। पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरी चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म, तीसरी चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथी चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें से पहला चैप्टर अपने को स्टार्ट करनी है। आज मुझे ये चेकआउट करनी है कि बच्चे आपको स्लाइड के माध्यम से अच्छे लगते हैं या एनसीईआरटी से। ठीक है ना। दोनों में आपको थोड़ा सा क्या करना है, मतलब कि जजमेंट करनी है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेटर फॉर यू। मुझे पता है, आपको भी पता है कि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ है ही नहीं। बट एनसीईआरटी को समझने के लिए बाबू होता क्या है कि बियॉन्ड एनसीईआरटी जानी होती है। यदि आप नहीं जाते तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी के इन बिटवीन द लाइन कैसी क्या होगा, वो क्या होते रहते हैं, क्या चलते हैं, ये नहीं पता हो पाता है। इसीलिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा कि बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। तो लेकिन जहाँ जहाँ पे मुझे जाना पड़े मैं जाऊँगा वहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इसको रैपिड फायर राउंड की तरह ही चलेंगे। एक्चुअली नीट की जो है एग्ज़ाम है आपका, मतलब कि 3rd ऑफ मई। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, जो व्हाट आर द राइट स्ट्रेटजी फॉर द नीट। तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिले। इसके लिए बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत होती है और बेहतर जो है टाइम ड्यूरेशन सेट करना होता है, कितने घंटे और कितने देर हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। सारे चीज़ें, सारे पर्सपेक्टिव की मैं बात करूँ, क्वेश्चन क्या लगानी है, बुक क्या पढ़नी है, किस तरीके से करना है, ये बातें करनी है हमें आज शाम तकरीबन। इसके बाद जो है हमें एक कोर्स और जो है लॉन्च करना है विथ रिस्पेक्ट टू द नीट एंड एग्रीकल्चर। जो क्या है, कैप्सूल कोर्स के बारे में मुझे चर्चा करनी है। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैप्सूल कोर्सेज क्या है। तो कैप्सूल समझ रहे हो ना। एक्चुअली आपको करना क्या है कि 3 कैप्सूल लेनी है। जैसे बेड टी लेते हो उसी तरह से बेड कैप्सूल, मतलब कि 20 से 25 मिनट का जो है आपका ड्यूरेशन होगा। ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही हम जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं अपना, जो है थोड़ा सा वीडियो भी चल रहा है। तो 10-15 मिनट 20 मिनट वहाँ पे मैं लूँगा। और तीसरा जो नाइट सेशन में आप सब चीज़ काम कर रहे हो, देखो इस पे फोकस तो करनी ही करनी है 100%। जितनी देर आप देख रहे हो एकदम कंसंट्रेट हो करके। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे मैं वो टाइम मांग रहा हूँ जो आपके लिए मतलब कि यूज़फुल ना है, उस टाइम को मैं क्या कर रहा हूँ कि यूज़फुल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको बेहतर प्लानिंग के साथ और बहुत ही बेजोर आपको फ़ायदा होने वाला है। तो उसी सारे के सारे पर्सपेक्टिव को लेकर के मुझे बात करनी है कि जब आप रेस्ट करने के लिए रात में जाते हो, नाइट में, वहाँ पे 10 से 20 मिनट आपको निकालना है। तो 3 कैप्सूल लेना है पर डे। ठीक है। और श्योर एंड शॉर्ट आपकी एनसीईआरटी आपके टंग पे होगा, ये मेरी गारंटी है। और एनसीईआरटी से मोर देन 80 प्लस जो आपके क्वेश्चन होते हैं। तो क्या करना है आप डिसाइड करो। उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी हम तैयार करने वाले हैं, प्लान जो है बनाने वाले हैं। जो प्लान होंगे, जो बातें होगी, एक वीडियो में मैं शेयर करूंगा, जो आपको लाइव चैट के थ्रू जो है मैं बात करूंगा। तो चलो बिना बात गवाए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में सबसे पहले तो बात करो कि भैया ये रिप्रोडक्शन होते क्या है। तो आगे अपन बात कर लेंगे कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही जैसा बच्चा पैदा करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी आगे बातें करेंगे। अब होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है उसका मरना तय है। तो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड होगा जिसमें क्या होगा, वो पैदा होंगे, पैदा होने के बाद ग्रोथ करेंगे, जवान होंगे, जवान होने के बाद रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करने के बाद बुढ़े होंगे और बुढ़े होने के बाद मर जाएंगे। अरे समझ में आता क्या है? इट्स अ लाइफ स्पेन, इट्स अ लाइफ साइकिल।
ठीक है ना। इतने चीज़ों में जितने समय लग गया, दैट इज लाइफ स्पेन, मतलब कि लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन। अब कंडीशन क्या है कि लाइफ स्पेन के कंडीशन में क्या कहते हो कि लाइफ स्पेन को सिंपल तरीके से अपन डिफाइन करें तो लाइफ स्पेन क्या होता है, द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ इंक्लूड करना पड़ेगा। आप किसी को अकाल मृत्यु दे दो, जो नहीं मरने वाले उसको मार दो, तो ये तो नेचुरल डेथ नहीं हो गई, तो नहीं कर सकते हैं। 2 साल के बच्चे हैं, उसकी उसकी जो है कंठ दबा के मार दो, तो क्या हो गया, क्या कंडीशन है, तो बच्चे मर गए। उनको जीना था 60 साल 65 साल, जो बच्चे जो 2 महीने में मर गए। तो अब कंडीशन क्या है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली होते नेचर में होते उस 2 महीना क्या 2 महीने के बच्चे गर्भ में भी है, उस समय भी होता है, जैसे मतलब कि फीमेल फीटिसाइड की कंडीशन में बात करी गई है। चलो अपन बात करेंगे थोड़ा सा, इसको जो है सोशल इश्यूज़ को लेकर के बात करना ही पड़ेगा। ये सारे के सारे जो है वहम दूर करना पड़ेगा हम यूथ को, आपको, सबको। एक्चुअली ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये सब एक सोशल स्टिग्मा है। बच्चे अपने ऊपर वाले की मर्ज़ी से आते हैं और अपने भविष्य को लेके आते हैं, तो आप कौन होते हैं उसके भविष्य को तबाह करने वाले। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं। लड़की हम भी हम आप सब जो है, एक लड़की ना होती तो हम आप नहीं होते इस दुनिया में। तो सोचो कितनी इम्पोर्टेंस है उनकी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चलो अपन बात बिना गवाए अब जो बात करने वाले हैं यहाँ पे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं जी, जिसकी लाइफ स्पेन जो है कितना से कितना होता है। तो कुछ दिनों से लेकर के, ठीक है ना, कुछ दिनों से लेकर के कुछ हजारों साल तक जो है, कितने दिनों तक, कुछ दिनों से लेकर के कुछ हजारों साल तक जो है जिंदा रहते हैं। अब कंडीशन क्या है कि लाइफ स्पेन, मतलब लाइफ स्पेन कहने का मतलब है कि जीवन काल। जीवन काल के कंडीशन में जो है, जीवन काल के 3 फेज होता है, 3 स्टेज होता है। मतलब कि जैसे ही अपन बात करें लाइफ स्पेन की, तो लाइफ स्पेन के 3 स्टेजेस होते हैं। एक को बोलते हैं क्या, पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंस फेज। तो रिप्रोडक्शन से पहले जो ग्रोथ और मैच्योरेशन होता है दैट इज जुवेनाइल फेज, और जो सेक्सुअली मैच्योरेशन आते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। जैसे ही रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म जहाँ पे डिक्लाइन होने लगता है, घटने लगता है, दैट इज सेनेसेंस फेज। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया जी, ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज लीड्स टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यही है लाइफ स्पेन, यही है लाइफ साइकिल किसी भी जीव का। तो ये जीव जो है मतलब कि क्या हो सकते हैं, मतलब कि कुछ दिनों से लेकर के कितने, कुछ हजारों सालों तक हो सकता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल सिकाडा के कंडीशन में 1 दिन उसकी लाइफ स्पेन होती है। इसे तो मे फ्लाई के बारे में बोला जाता है, मे फ्लाई एंड सिकाडा, बट मे फ्लाई वेरिएशन दिखाता है, कुछ सालों तक जिंदा रहते हैं। उनकी 13 साल बोला जाता है, 13 साल आई थिंक जो है उनके जो है लार्वल स्टेज ही होते हैं। बहुत सारे उसकी ये है जो अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसको छोड़ो, सिकाडा के कंडीशन में। और सबसे ज़्यादा दिन जीने वाला, सबसे मैक्सिमम, लॉरिया ट्राइडेंटेटा, एक जो है प्लांट है, ठीक है ना, कैलिफोर्निया, समझ में आ रहा है ना, अमेरिका, वहाँ पे है। और उसकी लाइफ स्पेन देखा गया है कि 11,300 साल की होती है। तो कंडीशन क्या है कि वो बहुत दिन जिए। अब कंडीशन क्या है कि मतलब कि वो मैक्सिमम लाइफ स्पेन हो गया। कि अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यू मे नॉट, the lifespan of organism are not necessarily correlated with the size of the organism। necessary नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म नेसेसरी नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन उसकी साइज पे डिपेंड करे। क्या लिखा हुआ है कि may not necessarily correlated with the size of the organism, not necessarily size of the, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में रखना। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रो है और पैरट है। क्रो का लाइफ स्पेन कितना होता है जी, 15 साल। और तोते की, जो पैरट की लाइफ स्पेन है कितना, 140 साल। दोनों सिमिलर साइज का दिखता है, रंग नहीं, रंग कौवा का काला, पैरट का नीला। रंग की बात नहीं करता हूँ, साइज़ की बात करता हूँ, उसके आकार की बात करता हूँ, ठीक है ना। दोनों के सिमिलर साइज है। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे
दूसरे एग्जाम्पल के कंडीशन में मैं बात करता हूँ कि मैंगो ट्री है और वहीं पे क्या है, पीपल ट्री है। दोनों के दोनों, मैंगो और पीपल एक जैसा दिखता, बट मैंगो की लाइफ स्पेन कितना, 60 से लेकर के 200 साल, लेकिन पीपल के कंडीशन में कितना, 500 से लेकर के 2500 साल। अरे सोच रहे हो क्या, इतने लंबे चौड़े। तो दोनों दिखते एक जैसे, बट दोनों की लाइफ स्पेन कितना है, आकाश पाताल का अंतर है, बहुत ही बड़ा डिफरेंसेस है। तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि लाइफ स्पेन डजंट मतलब कि नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जरूरी नहीं है कि उसके साइज पे, मतलब कहीं जरूरी नहीं है कि उसके साइज पे डिपेंडेंट हो गए। जैसे मान लो कि ह्यूमन की बात करते हैं और हाथी की बात करते हैं, आदमी की बात करो और हाथी की बात करो, तो हाथी जो है कितना, 49 से लेकर के 89 ईयर, ठीक है। लेकिन मतलब कि ह्यूमन के कंडीशन के 124 साल लाइफ स्पैन, 124 ईयर्स। तो ह्यूमन कितने छोटे और हाथी कितने बड़े, तो कहीं कहीं कोई कंपैरिजन है, नहीं है। चलो, अब कह रहा है कि व्हाटएवर, जबकि लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी, मतलब कि लाइफ स्पेन और किसी भी जीव, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का मृत्यु जो है भैया, और उसके लाइफ स्पेन एकदम फिक्स्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी जीव इस धरती पे अमर नहीं है, एक्सेप्ट भैया किसको छोड़ करके, एक कोशिकीय जो जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, उसको छोड़ करके। Why do we say there is a no natural death in a single cell organism? क्यों बोलते क्वेश्चन मार्क। देख बेटा, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि मान लो कि हमें क्या है कि एक हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखा, ये क्या करेंगे जी, इनके पास कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, पैर हाथ मुंह नाक कुछ नहीं होते, कोई भी लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता, तो क्या होता क्या करते रिप्रोडक्शन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ बेटा सेल डिवीजन करते, एक से दो सेल बन गए, ये पेरेंट सेल है और ये क्या है जी, डॉटर सेल है, ये दोनों के दोनों, तो एक था कितना बन गया, दो बन गया। तो सेल डिवीजन इज अ सिनोनिमस टू द रिप्रोडक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक क्वेश्चन जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत धांसू, तो अब समझ में आया ना, अब समझ में आया ये बातें कि व्हाई डू वी से देयर इज अ नो नेचुरल डेथ इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं नेचुरल डेथ होता है भैया, वो तो बट गए, तो मरेंगे कैसे, नहीं मरेंगे। समझ में आया, इसकी रियलिटी समझ में आया, गिव्स अस रियलिटी समझ में आया। हैव यू एवर वंडर्ड, ठीक है, क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। Have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth several thousands of years? समझ में आ रहा ना। अब कह रहा है कि देर इज अ ठीक है, there must be some processes of living organism that ensure continuity of the organism, that is reproduction। यही एक प्रोसेस है जो इंश्योर करती है, मतलब कि हमको कंटिन्यू रखने के लिए, हमारे स्पीसीज को, हाथी घोड़ा ऊँट बछेरा जितनी भी चीज़ है, सारे के सारे स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए एकमात्र इकलौता प्रोसेस है, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया ये बातें। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैं बात करूँगा क्या कि इस सब का जो है मतलब लाइफ स्पेन कितने कितने होते हैं। तो हाथी के लिए मैंने बात किया क्या कि हाथी कितने दिन जिंदा रहता। अरे हाथी का लाइफ स्पेन कितना दिन होता है, हाथी का लाइफ स्पेन कितना होता है। एलिफेंट के कंडीशन में मैं बात करता हूँ, अभी तो बात किया था 49 से लेकर के 90 ईयर्स, 89 ईयर्स, 49 से लेकर के 90 ईयर्स। अरे समझ में आता क्या। कुत्ता जो है डॉग के कंडीशन में कितना, अरे डॉग का कितना रहेगा, अरे समझ में आता कि नहीं। डॉग 20 से लेकर के 30 साल, एक ह्यूमन ईयर बराबर होता है कुत्ता का 10.5 साल। समझ में आता है, मतलब कि 1 साल ह्यूमन जिएगा तो 1 साल वाला कुत्ता को कितना लगेगा कि हम 10.5 साल जी लिए।
याद रहेंगे। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। हाँ, बनाना ट्री बहुत इंपॉर्टेंट। बनाना ट्री के कंडीशन में ये राइजोम के थ्रू जो रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन आप जानते हो कि एक ट्री जो है एक ही साल में क्या करते हैं, 1 साल लगते हैं, 1 से 2 साल कि क्या किए, बड़े हुए, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करे और फिर जो है मर गए तो कट के चले गए। लेकिन ये राइजोम तो आगे बढ़े, ये राइजोम आगे बढ़े बाबू, तो ये नए पेड़ बना दिए, न्यू पेड़ बना दिए और यहाँ पे फल लग गए। अरे समझ में आ गया। तो ये बढ़ते रहते हैं। तो ये लगभग कितना जी, 25 साल, 25 ईयर्स। यहाँ पे कॉ के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे अपन, तो कॉ कितना, 20 से 30 साल, 20 से 30 साल, 30 ईयर्स। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स जो है 22, 30 ईयर्स। अरे समझ में आया, 30 ईयर्स। यहाँ पे राइस की बात करते हैं, तो राइस के कंडीशन में 3 से लेकर के 7 मंथ। टर्टवाइज है 100 से 150 साल। अरे समझ में आता क्या। चलो, यहाँ पे क्रॉ, पैरट, ये सब के कंडीशन में आप देख ही चुके हो, तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, रोज़ को 7 से लेकर के 8 साल, कौवा 15 साल, तोता 140 साल। यहाँ पे अपन बात करते हैं फ्रूट फ्लाई की। अरे समझ में आता कि नहीं आता, ये समझ में आ रहा है ना, फ्रूट फ्लाई। अरे कुछ समझ में आता कि नहीं। जैसे हमने बात किया था, ये जो है बटरफ्लाई कितना, 1 से 2 सप्ताह। तो फ्रूट फ्लाई आपको खोजना था। अरे याद है कि नहीं याद है। तो ये फ्रूट फ्लाई के कंडीशन में आपको खोज के लाने हैं कि फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन कितना होता है। बहुत कम होता है, बट आपको ढूंढना है। यहाँ पे बनियन ट्री की बात करते हैं, तो बनियन ट्री 200 से लेकर के 300 साल। तो इसको भी आप डिनोट कर सकते, 200 से 300 साल। बनियन ट्री 200 से 300 साल। अब चलो यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा इसमें चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इलेबरेट करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे जैसे ही बात करो बाबू, आपका बात करने के लिए रिप्रोडक्शन आता है। और रिप्रोडक्शन के लिए हमने बात करी क्या, कि रिप्रोडक्शन के कंडीशन में आपको दोनों चीज़ें, मैं एक छोटा सा आपके पास जो है मैं एक चीज़ें लाया हुआ हूँ, जो आपको देखना पड़ेगा। कि इसके लिए मैं एक पेज आपके लिए कलेक्ट किया हूँ, जो पेज दिखता नहीं, पेज दिखता नहीं, पेज दिखता नहीं। पेज नहीं दिखता है। चलो, लॉक आप लोगों को भी दिखा दिए। क्या कंडीशन है, इसको देखो। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइए और ये पेज को थोड़ा सा देखिए कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो देखो, छोटा सा बात करना है, छोटा से, ज़्यादा बड़ा नहीं बात करनी है, छोटा सा बात करना है। देखो भैया, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ चाइल्ड प्रोडक्शन। बच्चे पैदा करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो वही शब्दों में, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यहाँ पे बात करते हैं अपने जैसे बच्चा पैदा करना। तो जो मैंने कहा कि डॉग है, तो ये डॉग क्या पैदा करेंगे, कैट। अरे ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्या पैदा करेंगे, डॉग को ही पैदा करेंगे, तो सिमिलर होगा। अरे समझ में आया क्या। एग्जैक्ट कॉपी वॉपी की नहीं बात। ये जो मैंगो है, तो मैंगो क्या करता है, ये मान लो कि लीची कटहल कुछ भी है, या क्राइसेंथेमम है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, तोड़ लिया है, इसको जो है नीचे लगा दिया, इससे फिर न्यू प्लांट बना दिया। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो कोई बात नहीं। तो 2 तरह के रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है कि इट इज़ यूनिपेरेंटल। मतलब यूनि मीन्स क्या होता है, एक पेरेंट से होने वाले हैं। ये बाय पेरेंटल, बाय मतलब 2, मतलब कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज ए बाय पेरेंटल प्रोसेस। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल प्रोसेस और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल प्रोसेस। ऑ मीन्स क्या होता है बेटा, ऑ मीन्स बायोलॉजी में नॉट होता है, मैं बार बार बताया हूँ, है कि नहीं। अब बड़े बोलो ना, हाँ कि ना, हाँ ना सर। अरे मराठी, चलो आप लोग जानते
ठीक है ना, हाँ और ना में अंतर नहीं करते। क्या जी? जय महाराष्ट्र, है कि नहीं बच्चों? याद है कि नहीं? महाराष्ट्र वाले बच्चे, गुरुकुल वाले बच्चे, याद है कि नहीं मेरी बातें? चलो कोई बात नहीं, पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं मीन्स क्या होता है नॉट, और सेक्सुअल मतलब क्या होता है जी? ये बात करते हैं, सेक्स की बातें करते हैं। सेक्स की बातें करें तो कंडीशन क्या है भैया कि जैसे ही सेक्स की बातें करते तो हम क्या बातें करते सेक्स में? तो यहाँ पे दोनों सेक्स की बातें करते हैं भैया। यहाँ न तो मेल सेक्स होता, अरे समझ में आता क्या, न तो फीमेल सेक्स होता, कोई भी सेक्स नहीं हो रहा है। इसका मतलब सेक्स नहीं है, तो इसका मतलब कि नाइदर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट नॉर फ्यूजन ऑफ गैमीट। ना तो गैमीट का फ्यूजन होता है ना गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जब गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है बाबू, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता है, वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन नहीं तो इवोल्यूशन नहीं है। अरे कुछ समझ में आता क्या? इसके जस्ट उल्टा, इसके जस्ट अपोजिट क्या कंडीशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में? सेक्सुअल बोले तो सेक्स बोले, और सेक्स बोले तो दोनों के दोनों होंगे, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स दोनों होंगे। और जब मेल और फीमेल सेक्स होगा तो क्या कंडीशन है जी? कहीं ना कहीं यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा जी? मियोसिस होगा। यहाँ पे मियोसिस क्या था जी? नहीं हो रहा था एसेक्सुअल में। जब मियोसिस होगा तो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर के दौरान जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा, वेरिएशन होगा, वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। अरे आया क्या? अब चलो, यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया, इसका मतलब क्या है बाबू? यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है। वेरिएशन लीड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अपन बात करते हैं क्या टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। थोड़ा सा इसको देखना, ये चार्ट जो है इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, मैंने इसलिए बनाया है। थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी तो जनरली हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आओ अपन बात करें तो पहला फिशन। फिशन मतलब खंडन, हिंदी क्या होता है? खंडन। तो फिशन दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिशन, बाय मतलब दो, दो टुकड़ों में बटेंगे। मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मेनी, मल्टीपल फिशन। और प्लाज्मोटोमी, ये भी एज यूजुअली इक्वल टू द मल्टीपल फिशन, उसी तरीके से होता है। इस दोनों को अप्रॉक्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो बाइनरी फिजन का भी तीन टाइप। एक तो सिंपल बाइनरी फिजन। क्या है सिंपल बाइनरी फिजन? सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा कि सीधे तरीके से ये अमीबा है, अमीबा किसी भी प्लेन में आकर के बट करके क्या होता है, दो छोटे छोटे अमीबा बन जाते हैं। ठीक। दूसरा जो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जैसे यूग्लिना के कंडीशन में बात करो तो यूग्लिना क्या करते हैं, लंबवत लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस में बढ़ते हैं और दो टुकड़े में बढ़ जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल के बारे में बात कर लिए। तीसरा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के कंडीशन में क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं तो बात करते हैं पैरामीशियम की, जो पैरागॉन स्लीपर, याद रहेंगे पैरामीशियम बोले तो पैरागॉन स्लीपर। पैरामीशियम कैसा होता है जी? पैरागॉन स्लीपर मतलब कि चप्पल लायक होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एनिमल स्लीपर क्यूल। ठीक है ना। और स्लीपर शेप होता है, चप्पल की तरह होता है। ठीक है ना। उसमें दो न्यूक्लियस होता है, थोड़ा सा रबर की ज़रूरत है बट चलो इतना समझो। ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा फ्रेगमेंटेशन मतलब कि जैसे एस्पायरोगैरा है, इसको तोड़ दिए, टूट करके हर टुकड़े क्या क्या न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। बडिंग की कंडीशन में बात करते हैं तो बडिंग में क्या होता है, दो तरह का बडिंग होता है, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। हाइड्रा में जो होता है वो क्या है, एक्सटर्नल बडिंग है, और दूसरा जो है स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर रेस्पॉन्स के कंडीशन में होता है, दैट इज इंटरनल बडिंग। इसमें क्या होता है, जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो आगे थोड़ा सा बात करेंगे, एनसीईआरटी में है। स्पोरुलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइनरी फिशन में जैसे ही हम बात करते हैं, ये मल्टीपल फिशन की बात करते हैं। मल्टीपल फिशन की बात करें तो मल्टीपल फिशन क्या होता है कि जब अमीबा जो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो वहाँ पे एक ही के अंदर बार बार कैरियोकाइनेसिस होता है और लास्ट में साइटोप्लाज्म थोड़ी थोड़ी सराउंड कर लेती है, जिसके बाद फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये रप्चर हो जाता है और बाहर निकल करके जो सीडोस्पोर है या
छोटा छोटा एमीबा है वो जर्मिनेट करके बड़े बड़े बहुत सारे एमीबा बना देते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मोटोमी के कंडीशन में बात करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है ओपेलिना, इसके अंदर जो है 8 न्यूक्लियस है। ये टूट करके 2 भागों में बढ़ते हैं। एक मान लो कि दो दो बनाए, एक जो है 6 बनाए, तो दो वाला भी क्या करेंगे कैरियोकाइनेसिस के थ्रू 8 न्यूक्लियस, ये भी क्या करेंगे 8 न्यूक्लियस बनाएंगे। अब फिर जो है एडल्ट हो जाएंगे, बडिंग हो गए, एस्पोरुलेशन भी हो गया। फिर जो है रीजनरेशन की कंडीशन में अपन बात करें तो रीजनरेशन जो है जनरली 2 तरह से होता है, मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस। मॉर्फोलेक्सिस बोले तो बॉडी के कोई भी छोटा सा पार्ट जो है टूट जाए, बॉडी के छोटा सा पार्ट टूटे या बाहर निकले और न्यू ऑर्गेनिज्म को बना दे, पूरे होल ऑर्गेनिज्म को बना दे। दैट हैविंग हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, दैट इज प्लेनेरिया। पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी है तो प्लेनेरिया आप खोजते रह जाओगे, ऐसे थोड़ी होगा। 11th को देखना पड़ेगा ना। प्लेनेरिया जो है एस्केलमेंथिस का प्लेनेरिया प्लेटिहेलमिन्थिस का मेंबर है, एस्केलमेंथिस का मेंबर है, खोजो ढूंढो, ठीक है। यहाँ पे चलो, तो प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा जो है, समझ में आया ना, प्लेनेरिया उसमें सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। दूसरा हमने कहा कि ये इससे छोटे छोटे पार्ट से क्या हो गया, पूरे को पूरे ऑर्गेनिज्म बन गए, दैट इज़ मॉर्फोलेक्सिस। लेकिन अपन बात करें कि यहाँ पे एपीमॉर्फोसिस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी के कोई छोटा सा पार्ट जो है टूट जाए और टूटने के बाद जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करते हैं, जैसे मतलब कि टूटे हुए पार्ट को रीजनरेट कर दें, जैसे वॉल लिजार्ड। अरे भैया दीवार पे जो छिपकली चलती है वो। दूसरा कंडीशन है कि स्टार फिश के कंडीशन में एक वहाँ टूट गया, वो टूटा हुआ वहाँ फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत धांसू, जो क्या है जी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा 2 तरह का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दूसरे आर्टिफिशियल। तो हमने कहा कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, इसमें 2 तरीके के हमने देखा। एक क्या है कि वेजिटेटिव के 2, नेचुरल मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कंडीशन क्या है कि आर्टिफिशियल वाले का 4 तरीके हैं, लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन, जिसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। सबसे धांसू और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसको स्टार्ट लगाएंगे फिर। अब जैसे हम बात करते हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल मतलब मेन मेड, इंसान हम लोग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, कलम बनाते, ठीक। चलो छोड़ो, नेचुरल में चलते हैं। तो रूट के थ्रू हो सकता है, स्टेम के थ्रू हो सकता है, न्यू पेयर बन सकता है, न्यू प्लांट बन सकता है, और लीप के थ्रू हो सकता है। लीप के थ्रू जो होता है, यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करूँ तो ब्रायोफाइलम, बिगोनिया और कैलेंचोए। ब्रायोफाइलम की कंडीशन आपकी एनसीईआरटी ने एग्जांपल दी है कि ब्रायोफाइलम, जिसे हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते, वो लीप के थ्रू क्या होता है, उसके लीप में मार्जिनल बर्ड होते हैं, नीचे गिरे सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में आए, वहाँ पे बर्ड जो है जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बना दिए। तो ये क्या हुआ, मार्जिनल बर्ड हो गया। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं बिगोनिया और कैलेंचोए के कंडीशन में, इसके टिप और मिड रीप पे जो है क्या होता है, बर्ड्स होते हैं। तो सेम प्रोसेस है। अब जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ चलो, ऊपर की तरफ चलो, तो थोड़ा सा अपन बात करें यहाँ तक बात करें तो आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, जो माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर के बारे में बात करता है। मैं प्लांट एनाटॉमी बच्चे को थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे बात हो जाती है। यहाँ जो स्टेम की बात करते हैं, रूट की बात करें तो रूट से किस किस पे हो सकता है, स्वीट पोटैटो है, एस्पैरागस है, इसमें रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। इतने 2 तो हमारे निकल गए। लीप में ब्रायोफाइलम, बिगोनिया और कैलेंचोए, ये जो है मार्जिनल बर्ड होते हैं, यहाँ पे टिप और मिड रीप पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस के कंडीशन में जो है रूट के थ्रू क्या होता है, न्यू प्लांट बनते हैं। स्टेम हमारा इम्पोर्टेंट है। स्टेम 3 तरह के होते हैं बेटा, एक तो होता है अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा होता है सबएरियल स्टेम और तीसरा होता है एरियल स्टेम। तो एरियल स्टेम की कंडीशन में एयर में ही क्या करता है, अपना जो है
न्यू प्लान बनाते रहते हैं। जैसे अपुंसिया के कंडीशन में मैं छोटा सा रफ स्केच बनाता हूँ, ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, इसके ऊपर भी ये, इसके ऊपर भी ये, इसके ऊपर भी। इसमें देखना कि थोड़ा थोड़ा है कांटे लायक जो है स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसके पॉट में उगाते हैं, जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। अरे याद है कि नहीं याद है? तो हवे में हो रहा है सारा प्रोग्राम। तो ये भी हमारा एरियल भी खत्म हो गया, रूट भी खत्म हो गया और लिप भी खत्म हो गया। यहाँ पे बचा क्या? अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम। तो इसकी डिटेल है। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या क्या होता है? ट्यूबर है, बल्ब है, कॉर्म है, राइजोम है। ठीक है, राइजोम है, इसको यहीं विराम देते हैं। तो राइजोम है, यहाँ पे कंडीशन है राइजोम के कंडीशन में। अब क्या कंडीशन है कि थोड़ा सा यहाँ पे देख करके इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ये जो है अंडरग्राउंड सब एरियल के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है? ज़मीन के नीचे होता है। ये क्या होता है? कुछ ज़मीन में और कुछ ज़मीन के नीचे। समझ में? कुछ पानी में और पानी के कुछ नीचे। जैसे रनर है, शकर है, स्टोलोन है, ऑफसेट है। ऑफसेट पे डिटेल बातें ऐसी, ट्यूबर पे भी, बल्ब पे भी, कॉर्न पे भी, राइजोम पे भी बातें करेंगे, किस किस में कौन सा होते हैं। चलो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ हमने इम्पॉर्टेंट स्टार इसको दिया आर्टिफिशियल मेन मेड के थ्रू जो होता है। एक जो है और चीज़ें हैं यहाँ पे, बर्ड के थ्रू होता है। दैट बर्ड इज नॉन एज का बुलबिल। इसके एग्जाम्पल है अगेब। ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें वीडियो को। ठीक है ना? चलिए। अरे वाह वाह।